नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय। कल हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। भारत के भौतिक प्रदेश। कल हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था। उसमें भारत के स्वरूप की हमने बात की थी। भारत का स्वरूप जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है उसके निर्माण की प्रक्रिया को हमने कल अध्ययन किया था, कल समझा था। आज उसको आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने विभाजन की बात की थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। गजेटर ऑफ इंडिया में इसका प्रकाशन किया गया पहली बार 1964 में एसपी चटर्जी महोदय के द्वारा। तो हम सबसे पहले आज वर्गीकरण करेंगे। भारत का पहला भौतिक प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसी का नाम हमने दिया था हिमालय प्रदेश। इसी का दूसरा नाम हिमालय प्रदेश। इसकी हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश की। सबसे पहले हम इसका परिचय का अध्ययन करेंगे, इसकी सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश की सामान्य जानकारी। इसके बाद हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और कौन सा सिद्धांत ये इसकी उत्पत्ति की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और उसके बाद हम इसका विभाजन करेंगे। हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कल हमने बात की थी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अनुदैर्ध्य विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिचय की, इंट्रोडक्शन। तो सामान्य परिचय की हम बात करें, सामान्य परिचय की यदि हम बात करें तो हिमालय प्रदेश तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ। आलय का मतलब क्या होता है, घर। तो बर्फ का घर इसका तात्पर्य होगा। उसके बाद यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। क्योंकि हम पर्वत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। ये प्रारंभ किया गया था 2003 में। वर्ष 2003 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। उसके बाद सामान्य बेसिक परिचय में हम बात करें तो पूरे विश्व में, विश्व के संदर्भ में यदि बात करें कि विश्व में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहां तक विस्तृत है, तो पाकिस्तान में एक पर्वत श्रेणी है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। यहाँ पर पाकिस्तान देश में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। इस हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से लेकर यहाँ पर एक देश है म्यांमार। म्यांमार में 2 पर्वत श्रृंखलाएं, अराकान योमा, पेगु योमा। क्या नाम है, अराकान योमा, पेगु योमा। वैसे अलग अलग श्रेणी है दोनों। हिंदू कुश पर्वत से लेकर विश्व के संदर्भ में बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से हिमालय प्रदेश का विस्तार कहां से, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत कहां पर है, पाकिस्तान। हिंदू कुश पर्वत से लेकर कहां तक है, अराकान योमा, पेगु योमा पर्वत श्रेणी। अराकान योमा, पेगु योमा पर्वत श्रेणी तक विस्तार है। ये दोनों पर्वत श्रेणियां कहां पर है, म्यांमार। कहां पर स्थित है, म्यांमार। तो हिंदू कुश से लेकर अराकान योमा, पेगु योमा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है हिमालय का विस्तार विश्व के संदर्भ में। इसके बाद बात करें भारत के संदर्भ में, भारत में हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत में हिमालय का विस्तार है पाकिस्तान की पूर्वी सीमा, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर ट्रिपल संधि तक
ट्रिपल संधि तक भारत में इसका विस्तार चापाकार रूप में इस प्रकार से फैला हुआ है। ट्रिपल संधि का तात्पर्य हो गया तीन देशों का मिलन बिंदु, जिसमें चीन है, भारत है और म्यांमार देश है। ऐसा स्थान जिसमें तीन देशों की सीमाओं का मिलन होता हो उसको बोलते हैं ट्रिपल संधि। तो भारत में हिमालय का जो विस्तार है पाकिस्तान की पूरी सीमा से लेकर ट्रिपल संधि तक, या ऐसे कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसका क्या है विस्तार है हिमालय का। उसके बाद बात करें हिमालय की जो कुल लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई इसकी 240 से लेकर 320 मीटर तक। औसत चौड़ाई कितनी है 240 से 320 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर। विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के संदर्भ में हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान में है, हिंदुकुश पर्वत से लेकर कहां तक फैला हुआ है अराकान योमा, पेगु योमा पर्वत श्रेणी, ये दोनों पर्वत श्रेणियां कहां पर है म्यांमार। फिर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार पाकिस्तान की पूर्वी सीमा या यूं कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश या ट्रिपल संधि तक भारत में हिमालय का विस्तार है। इसके बाद बात की जाए भारत के संदर्भ में कि भारत में कौन कौन से राज्य हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर है, अब लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। आंशिक रूप से पंजाब को भी इसमें क्या किया जाता है शामिल किया जाता है आंशिक रूप से। उसके बाद बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। और इसका अक्ष संघीय मोड की बात करें तो यहाँ पर अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वो भी किसका भाग माना जाता है हिमालय का। किसका भाग माना जाता है हिमालय का। इसके बाद बात करें हिमालय की, तो हिमालय दुनिया के सबसे नवीनतम वलित पर्वत माने जाते हैं। विश्व के सबसे नवीनतम वलित पर्वत तो दुनिया की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो वो भी कौन सा है हिमालय। कौन सा है भाई हिमालय। वापस एक बार तुम्हें देख लीजिए, आज का अपना टॉपिक है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश, जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय में हमने बात की हिमालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हिम प्लस आलय। हिम का मतलब हो गया बर्फ, आलय का मतलब क्या हो गया घर, बर्फ का घर। उसके बाद हमने बात की 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है यूएनओ के द्वारा। उसके बाद हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश विश्व के संदर्भ में कहाँ फैला हुआ है, कहाँ विस्तार है, तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर अराकान योमा, पेगु योमा तक। उसके बाद भारत के संदर्भ में बात की जाए तो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर कहाँ तक है ट्रिपल संधि या जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर का विस्तार है, तो 2500 किलोमीटर। औसत चौड़ाई कितनी है भाई 240 से लेकर 320 मीटर इसकी क्या है औसत चौड़ाई। और दुनिया के सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन से हैं, तो हिमालय पर्वत। और इसके समकक्ष पर्वत कल मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका में है रॉकीज। कौन सा है रॉकीज। दक्षिण अमेरिका में है एंडीज और यूरोप में है आल्प्स। इन पर्वतों का निर्माण भी कब हुआ है, हिमालय के साथ हुआ है टर्सरी काल में। कौन से काल माना जाता है, टर्सरी काल में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो उत्थान है वो क्रमशः 3 कालों में हुआ है। कौन कौन से काल है, तो फर्स्ट काल है इयोसीन काल। कौन सा काल है, इयोसीन काल। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो 3 कालों में इसका उत्थान हुआ है, ऊंचा उठा है इयोसीन काल, दूसरा है मायोसीन काल और तीसरा है प्लायोसीन काल। प्लायोसीन काल, इन 3 कालों में हिमालय का उत्थान हुआ है। तो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। टर्सरी काल में इन 3 कालों में हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है, उत्थान माना जाता है। और इसके समकक्ष
कौन कौन से हैं? तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणियां इसके क्या है? समकक्ष मानी जाती है। इसके बाद इसके परिचय की बात करें हम हिमालय की, तो हिमालय की जो आकार या आकृति की बात करें तो हिमालय किस प्रकार से फैला हुआ है भारत और विश्व के संदर्भ में? तो हिमालय की आकृति फैली हुई है, आकार है चापाकार रूप में, या ऐसे कह सकते हो धनुषाकार रूप में, चापाकार रूप या धनुषाकार रूप या तलवार की भांति, तलवार की भांति हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। इस रूप में चापाकार, धनुषाकार या तलवार की भांति फैला हुआ है। इसके बाद हम इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। एक सामान्य सा परिचय हो गया हिमालय का। इसके बाद उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, दो प्रकार से अध्ययन करेंगे हिमालय की उत्पत्ति को लेकर। एक तो है मुख्य हिमालय, या बात कर सकते हैं हिमालय की उत्पत्ति, मुख्य हिमालय या हिमालय की उत्पत्ति। दूसरा है शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, जो सबसे नवीनतम वाली पर्वत श्रेणी मानी जाती है। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति कैसे हुई है और हिमालय की उत्पत्ति कैसे है, तो उत्पत्ति के संदर्भ में हम अब इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए तो हिमालय की उत्पत्ति को लेकर दो सिद्धांत इंपोर्टेंट है। इसमें पहला है कोबर का सिद्धांत, और कोबर का सिद्धांत का नाम है भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? भूसन्नति सिद्धांत। कोबर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति से के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया है? भूसन्नति सिद्धांत। इन्होंने इस भूसन्नति को क्या कहा है? तो पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना की संज्ञा दी है भूसन्नतियों को कोबर महोदय ने। और दूसरा जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या विवर्तनिकी सिद्धांत। वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धांत है वो कौन सा है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसकी हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, या क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसकी हम बात करते हैं। सर्वमान्य सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति से लेकर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 में दिया गया। सिद्धांत कब दिया गया? 1960 में। इसका निर्धारण किसने किया है? तो हैरी हेस, हैरी हेस। और इसको प्रस्तुत किसने किया है? तो रॉबर्ट डिज ने, रॉबर्ट डिज के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। तो दो विद्वान 1960 में हैरी हेस, रॉबर्ट डिच के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद बात करी जाए प्लेट की, तो प्लेट जो शब्द है वो प्लेट शब्द किसने दिया है? टूजो विल्सन ने, टूजो विल्सन। कनाडा के भूगोलवेत्ता है टूजो विल्सन। तो टूजो विल्सन के द्वारा प्लेट शब्द दिया गया है। तो प्लेट शब्द की व्याख्या किसने की है? तो टूजो विल्सन ने। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हैरी हेस। प्रस्तुत किसने किया है? तो रॉबर्ट डिज ने। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बात की जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटें, एक तो है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और एक प्लेट है इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार दो प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का परस्पर अभिसरण होने के कारण, अभिसरण या बोल सकते हैं क्षैतिजीकरण होने के कारण, इस सिद्धांत का यह कहना है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य में टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर, टेथिस
सागर। इन दोनों प्लेटों के मध्य में क्या था? तैतीस सागर। तैतीस सागर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट की नदियों के द्वारा जब इसमें अवसाद या मलबा इकट्ठा किया गया, अवसाद या मलबा इकट्ठा किया गया, मलबा या अवसाद के जम जाने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में किसका निर्माण हो गया? परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण होने के बाद इन दोनों प्लेटों में क्षैतिजीय अभिसरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? क्षैतिजीय अभिसरण की क्रिया। तो क्षैतिजीय अभिसरण की क्रिया के दौरान इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या होता है? अभिसरण होता है। अभिसरण की क्रिया के दौरान ये जो परतदार चट्टान थी या जो अवसादी चट्टान है वो क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने के कारण ये भाग जो है ऊंचा उठ जाता है। इस प्रकार से मध्य का भाग कम ऊंचा उठता है और दोनों प्लेटों के किनारे का भाग अधिक ऊंचा उठ जाता है। अधिक ऊंचे उठने के कारण भारतीय प्लेट की ओर तो हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। हिमालय की उत्पत्ति जो अभी हमने पढ़ा, 3 कालों में 3 ऊंचा उठा है, इयोसीन काल, मायोसीन, प्लायोसीन। इसके बाद यूरेशियन प्लेट की ओर एक पर्वत का निर्माण होता है, इसका नाम है कुनलुन पर्वत, और दोनों के बीच में अभिसरण की क्रिया कम होने के कारण ये कम ऊंचा उठ पाता है और इसको नाम देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार ये जो भाग है ये बन जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। वापस एक बार पूरा देख लीजिए इधर। इस सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटें, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट के मध्य में तैतीस सागर था। इस तैतीस सागर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट की नदियों के द्वारा इसमें अवसाद या मलबा इकट्ठा किया गया। कुछ समय बाद मलबा इकट्ठा होने के कारण या अवसाद जमा हो जाने के कारण इसमें परतदार चट्टानों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। परतदार चट्टानों के बाद कुछ समय बाद इन दोनों प्लेटों में अभिसरण की क्रिया के दौरान क्या हो गया? इसमें सिकुड़न, फैलना या ऊंचा उठना प्रारंभ हो गया। और ऐसा कितनी बार हुआ है? 3 बार अभी पढ़ा हमने। 3 बार ऊंचा उठने के बाद भारतीय प्लेट की ओर किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। यूरेशियन प्लेट की ओर किसका निर्माण हुआ? कुनलुन पर्वत का। बीच का भाग क्या उठा? कम ऊंचा, और ये पठार के रूप में क्या हो गया? इसका निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। यहां तक आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बाद इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों के मध्य में अभी हमने बात की, इधर तो क्या बन गया था? हिमालय पर्वत। इधर किसका निर्माण हुआ? कुनलुन पर्वत का। इस हिमालय के दक्षिण में एक गर्त, एक ट्रेंच या खाई रह गई, जिसको बोलते हैं HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट इसका नाम है। इस दक्षिण की ओर जो खाई होगी इसमें भारत के द्वारा नदियों का अवसाद जमा होने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? विशाल मैदान का। आगे चलकर किसका निर्माण हुआ? विशाल मैदान का। इसमें मलबा इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर अवसाद जम जाने के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? तो मिट्टी के निर्माण के कारण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कारण किसका, कौन सा मैदान बन गया? विशाल मैदान। इसके बाद यहाँ पर कुछ भ्रंशों का निर्माण हुआ। इसका अध्ययन हम निम्नवार कर रहे हैं। किसका निर्माण हुआ है? भ्रंश का। फोल्ट भ्रंश की बात की जाए चार भ्रंश है यहाँ पर इंपोर्टेंट, जिनके मध्य में दरार पड़ने से इन हिमालयों की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर है HIT, क्रमवार अध्ययन करें तो यहाँ पर है IT, इंडियन, क्या नाम है? इंडियन इंडस थ्रस्ट या इंडियन थ्रस्ट, इसका नाम है इंडियन थ्रस्ट या इंडस थ्रस्ट। दूसरा है इसमें MCT,
MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर है MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और उसके बाद है HFF हिमालयी फ्रंट फोल्ड, इसका नाम है हिमालयी फ्रंट फोल्ड। IT की बात करें तो IT जो है इंडस थ्रस्ट जो भ्रंश रेखा है उनके मध्य में किसका निर्माण हुआ, तो इसके मध्य में हुआ ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, या ऐसे कह सकते हैं IT जो क्षेत्र है, IT जो भ्रंश रेखा है उसके बीच में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय स्थित है। ऐसे कह सकते हैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी भ्रंश रेखा है, तो IT। उसके बाद महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी भ्रंश रेखा है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद लघु हिमालय और उप हिमालय के बीच में कौन सी भ्रंश रेखा है, MBT। उसके बाद शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी की ओर यानी विशाल मैदान और शिवालिक श्रेणी के बीच की बात की जाए तो कौन सी भ्रंश रेखा है, तो HFF हिमालयी फ्रंट फोल्ड। तो ये चार भ्रंश रेखाएं IT, तो IT तो कहाँ हो गई, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन सी है, MBT, और शिवालिक श्रेणी और मैदान के बीच में कौन सा है, HFF। इस प्रकार शिवालिक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होती है। शिवालिक श्रेणी पर्वत की उत्पत्ति की बात की जाए तो जो HF है और MBT है, इन दोनों स्थानों से नदियों के मलबे के जम जाने के कारण और उसके बाद इसमें अभिसरण की क्रिया के दौरान किसकी उत्पत्ति होती है, शिवालिक श्रेणी की। इसकी उत्पत्ति होती है शिवालिक श्रेणी। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालय के विभाजन की। तो हिमालय का विभाजन कल हमने अध्ययन किया था। हिमालय का विभाजन हम दो प्रकार से करते हैं, तो अनुदैर्ध्य या इसको बोलते हैं क्रमबद्ध अध्ययन, और दूसरा कौन सा है, प्रादेशिक अध्ययन, जिसका अध्ययन किसने किया है, GS बुराड़ नामक विद्वान ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन की। फर्स्ट विभाजन हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य विभाजन, जिसको चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, चार भागों में विभाजित किया गया है अनुदैर्ध्य विभाजन को। और प्रादेशिक विभाजन भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चार भागों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन या क्रमबद्ध विभाजन। तो क्रमबद्ध हमने कल बात की थी। क्रमबद्ध विभाजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद अध्ययन करेंगे किसका, शिवालिक श्रेणी का, जिसको उप हिमालय की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले बात करें ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम क्या है, वलित पर्वत श्रेणी है, जिसमें 33 सागर का सर्वाधिक अवशेष है। इसी ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय बोलते हैं। इसी ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय, तिब्बत हिमालय और क्या बोलते हैं, 33 हिमालय भी कहा जा सकता है, क्योंकि 33 का सर्वाधिक अवशेष किसमें है, ट्रांस हिमालय में। इसके बाद बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। उसमें एक काराकोरम, पहली पर्वत श्रेणी काराकोरम। काराकोरम के बाद दूसरी पर्वत श्रेणी यहाँ पर लद्दाख, और लद्दाख के बाद तीसरी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित है ट्रांस हिमालय में। इस काराकोरम की बात की जाए तो काराकोरम भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम को। काराकोरम पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में, एशिया की रीढ़ कहलाती है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर काराकोरम दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है K2।
काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है K2 या इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन कह दो या K2 कह दो, सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर K2 की ऊंचाई है, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां स्थित है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन, और भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो कहां स्थित है, लद्दाख में भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद सर्वोच्च ऊंची चोटियों की बात की जाए तो विश्व के संदर्भ में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहां है, इसके हम आगे बात करेंगे। महान हिमालय में अभी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। उसके बाद हम बात करें तो लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी यहाँ पर एक गोर्ज बनाती है, किसका निर्माण करती है, सिंधु गोर्ज का निर्माण करती है लद्दाख और जास्कर के मध्य में। इसके बाद बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में पूर्ववर्ती नदियां बहती है, पूर्ववर्ती नदियां प्रवाहित होती है, जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी। ये सभी क्या है, एंसीडेंट नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो कहां प्रवाहित होती है, ट्रांस हिमालय में। इसी ट्रांस हिमालय में भारत का सबसे शुष्कतम स्थान पाया जाता है, और उस स्थान का नाम है लेह। भारत का सबसे ड्राई शुष्कतम स्थान कौन सा है, लेह है। हमने राजस्थान में पढ़ा, राजस्थान का शुष्कतम स्थान कौन सा है, फलोदी। ऐसे ही भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, लेह है। सबसे शुष्क क्यों है, एक तो पहला कारण यहाँ पर साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती हैं। कौन सी हवा आती है, साइबेरिया से ठंडी हवाएं, ठंडी पवनें चलती है। और दूसरा कारण है यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। इस कारण भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, लेह है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, इसके बाद हम बात करते हैं महान हिमालय की, जो दूसरा भाग है महान हिमालय। भारत का हिमालय का दूसरा भौतिक प्रदेश महान हिमालय। अनुदैर्ध्य विभाजन में दूसरा पार्ट कौन सा है, महान हिमालय। महान हिमालय की यदि बात की जाए तो महान हिमालय के बहुत सारे उपनाम हैं, उन उपनामों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला उपनाम है यहाँ पर हिमाद्री हिमालय। महान हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। हिम प्लस आद्री, हिम से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, हिमाद्री हिमालय। इसी का नाम है बर्फीला हिमालय। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसी को बोलते हैं आंतरिक हिमालय। और सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है हिमालय की, इस कारण इसका नाम है मुख्य हिमालय। ये सभी नाम किसके हैं, महान हिमालय के। चाहो इसको हिमाद्री हिमालय बोल दो, चाहो तो बर्फीला हिमालय बोल दीजिए, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय। ये सभी नाम किसके हैं, महान हिमालय के। इसके बाद हम बात करें महान हिमालय की, तो यहाँ पर महान हिमालय में आईटी और एमसीटी, जो अभी बात की थी हमने भ्रंश रेखाओं की, आईटी इंडस थ्रस्ट और एमसीटी मैन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में स्थित जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, महान हिमालय। कौन सी है, महान हिमालय। इसी महान हिमालय की बात की जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, सर्वोच्च ऊंची चोट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जो 40 से अधिक पाई जाती है वो कहां पर है, महान हिमालय में। कहां स्थित है, महान हिमालय में। और महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है भाई, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है यहीं पर। चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। कौन से देश में पाई जाती है, कौन से देश में स्थित है, तो नेपाल में। कहां स्थित है,
नेपाल में, और नेपाल में इस चोटी का नाम क्या है? तो नेपाल में इस चोटी का नाम है सागर माथा, ब्रह्मांड की देवी जिसको बोलते हैं। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। इसके बाद तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत देश में इस चोटी को, इस शिखर का जो नाम है वो है कोमोलंगमा, या इसी को बोलते हैं चोमोलंगमा। चोमोलंगमा या कोमोलंगमा कहाँ कहते हैं? तिब्बत में। नेपाल में इस चोटी को क्या बोलते हैं? सागर माथा। उसके बाद यदि बात की जाए माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की जो खोज है वो एक भारतीय ने की थी, इसका नाम है राधानाथ सिकदर। राधानाथ सिकदर ने इस चोटी की खोज की थी, और इस चोटी का जो नामकरण है या नाम है वो रखा गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। ब्रिटेन के हैं, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट। इस चोटी को पहली बार फतेह करने का जो श्रेय है वो है 29 मई 1953 को। किसने फतेह किया है? तो इस चोटी को फतेह करने वाले दो व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, कहां के हैं? न्यूजीलैंड। और तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे ये हैं तिब्बत के। तो दुनिया में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया एडमंड हिलेरी के द्वारा, तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। एडमंड हिलेरी कहाँ के? न्यूजीलैंड। तेंजिंग नोर्गे कहाँ के थे? तिब्बत के। कब फतेह किया? तो 29 मई 1953 को। इसी कारण 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को। क्यों 29 मई को? पहली बार इस चोटी को फतेह किया गया था दो व्यक्तियों के द्वारा, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड, तेंजिंग नोर्गे तिब्बत। इसके बाद बात की जाए माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक बार जो रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ा अभी रीता शेरपा ने। रीता शेरपा ने 25वीं बार इस चोटी को फतेह किया है, वर्तमान में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले सर्वाधिक बार रिकॉर्ड था अप्पा शेरपा का, उसने सर्वाधिक बार इस चोटी को फतेह किया था, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया रीता शेरपा ने। 25वीं बार इस चोटी को क्या किया है? फतेह। भारत की संदर्भ में बात की जाए तो भारत में बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में इस चोटी को फतेह किया था। भारत की पहली महिला है, भारत में 2 बार लगातार चढ़ने वाली, इस चोटी को फतेह करने वाली महिला है संतोष यादव। और पूरे विश्व की बात की जाए तो पहला जो विकलांग व्यक्ति है जो इसको फतेह किया है, उसका नाम है टॉम वाइटेकर। टॉम वाइटेकर जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। और भारत की और विश्व की पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा ने इस चोटी को फतेह किया था, और दुनिया की 7 चोटियों को भी फतेह किया है अरुणिमा सिन्हा ने। इसके बाद बात की जाए अन्य चोटियों की। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य चोटियों की। तो अन्य चोटियों में है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसके बाद बात की जाए कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 5885 मीटर ऊंचाई, और कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। कौन से राज्य में? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। इसके बाद अन्य चोटियां पाई जाती है, मकालू है, धौलागिरी है, इसके बाद नंदा देवी है, नंदा पर्वत है, आदि चोटियां कौन से हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में। इसके बाद इसी हिमालय की बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ प्रमुख घाटियां पाई जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केदारनाथ की घाटी। केदारनाथ की घाटी, यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है मंदाकिनी नदी, जो गंगा की जलधारा है। तो मंदाकिनी नदी की घाटी भी इसको कहा जाता है।
जो 2013 में हाईलाइट रही थी। 2013 में यहाँ पर भयंकर बाढ़ आने के कारण यहाँ पर काफी तबाही मचाई थी केदारनाथ घाटी में। तो यहाँ की प्रमुख घाटी कौन सी है? केदारनाथ की घाटी है। इसके बाद बात की जाए तीसरे नंबर पर लघु हिमालय की। किसकी? लघु हिमालय की बात करते हैं। दो का हमने अध्ययन कर लिया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। थर्ड कौन सा है? लघु हिमालय। लघु हिमालय की बात की जाए तो लघु हिमालय को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। लघु हिमालय का क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। जो कहाँ स्थित है? तो एमसीटी। कहाँ स्थित है? एमसीटी और एमबीटी के मध्य, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? मध्य हिमालय। कौन सी है? मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी पर भी निम्न पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके आगे की जो पर्वत श्रेणी है वो कौन से हिमालय में पाई जाती है? लघु हिमालय में। इसमें पहली पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल। पहली पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल। इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल के बाद जो पर्वत श्रेणी है प्रमुख वो कौन सी है? धौलाधर। कौन सी है? धौलाधर। और धौलाधर पर्वत श्रेणी का है? हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद है मसूरी। मसूरी का है? उत्तराखंड। मसूरी का है? उत्तराखंड। मसूरी के बाद यहां पर आती है महाभारत पर्वत श्रेणी। महाभारत जो कहां स्थित है? नेपाल। क्रम से बात की जाए तो सबसे ऊपर है यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों का है ट्रांस हिमालय में। उसके बाद क्रम से बात की जाए तो अन्य जो 4 श्रेणियां कहां पर? लघु हिमालय में। कौन कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत। पीर पंजाल का है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर का है? हिमाचल प्रदेश। मसूरी का है? उत्तराखंड। और महाभारत पर्वत श्रेणी का है? नेपाल। उसके बाद इसी हिमालय में कुछ प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं, कुछ वैलीज पाई जाती है। घाटियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर घाटी पाई जाती है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। इसके बाद घाटी की बात की जाए तो यहाँ पर है लाहौल स्पीति की घाटी। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। लाहौल स्पीति की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात की जाए तो कुल्लू कांगड़ा की घाटी है। कुल्लू कांगड़ा की घाटी ये भी इसी हिमालय का पार्ट है। कुल्लू कांगड़ा की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद एक घाटी और है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। प्रमुख घाटियां पाई जाती है लघु हिमालय में। कश्मीर घाटी कश्मीर में, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड। इस लघु हिमालय की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मुलायम घास के मैदान। मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय में, जिसको पश्चिम में तो क्या बोलते हैं? पश्चिम में क्या बोलते हैं इसको? द्वार। पश्चिम में क्या बोलते हैं? दून। क्या बोलते हैं? दून। पोटली दून, कोटली दून आदि नामों से जाना जाता है। और पूर्व में इसको क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। पूर्व में क्या बोलते हैं? द्वार। जैसे कि हरिद्वार। जैसे कि क्या कहा जाता है? हरिद्वार कहा जाता है। तो प्रमुख मुलायम घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में। प्रमुख घाटियां पाई जाती है, प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। और किन के बीच में स्थित है? तो एमसीटी और एमबीटी के बीच में स्थित है। उसके बाद अंतिम की बात की जाए तो अंतिम रूप से यहाँ पर चौथा अनुदैर्ध्य विभाजन की बात की जाए तो चौथा है यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक या इसको बोलते हैं उप हिमालय। उप हिमालय। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी या उप हिमालय की अभी हमने बात की थी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार एनबीटी और एचएफएफ के मध्य में मलबा जमा होने के कारण और अभिसरण की प्रक्रिया के दौरान किसकी उत्पत्ति हुई है? शिवालिक पर्वत श्रेणी की। सबसे बाद की बात की जाए हिमालय में सबसे बाद में कौन सी पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ? तो शिवालिक का। इस कारण इस पर्वत श्रेणी को सबसे नवीनतम
सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? उप हिमालय। इस शिवालिक या उप हिमालय को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? चूरिया और मूरिया। नेपाल में क्या बोलते हैं? चूरिया और मूरिया। चूरिया मूरिया पर्वत श्रेणी कहा जाता है। कहां? नेपाल में। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसको बोलते हैं डूंडवा। क्या बोला जाता है भाई? डूंडवा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। नेपाल में क्या बोलते हैं? चूरिया और मूरिया पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी में निक्षेपित करेवा पाए जाते हैं। करेवा का तात्पर्य है यहाँ पर निक्षेपित झील के जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, इनको करेवा बोलते हैं। और इस करेवा की घाटियों में केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है? केसर की। और केसर की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। किसके अंतर्गत होती है? जम्मू कश्मीर। तो हमने आज 4 का अध्ययन किया अनुदैर्ध्य विभाजन के अंतर्गत। कल हम अध्ययन करेंगे किसका? प्रादेशिक विभाजन का, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसका वर्गीकरण किया है GS बुराड़ नामक विद्वान ने। धन्यवाद।